फ्रेंड्स, आज की कहानी है किस्मत अपनी अपनी भाग 6। पिछले भाग में आपने पढ़ा, बस में बैठी एक औरत कनिका से कहती है, तुम्हारे पति तो बहुत बहादुर है, इस तरह होकर भी तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए उन गुंडों से भी लड़ने को तैयार हो गए, बहुत नसीब वाली हो तुम। बगल वाली सीट पर बैठी कनिका को समझ में नहीं आता कि वह उसे जवाब में क्या कहे, जबकि वह तो रोहित को पसंद नहीं करती बल्कि उसे नफरत करती है। अब आगे पहाड़ों को पीछे छोड़ते हुए एक बस तेज रफ्तार से जा रही है। रोहित आंखें मूंदे हुए खिड़की के पास बैठा है। वह सो रहा है और अपना सर कनिका के कंधे पर रखा हुआ है। दरअसल रोहित नींद में है और उसे नहीं पता कि उसका सर कनिका के कंधे पर है, लेकिन कनिका जाग रही है और वह चाहकर भी रोहित को उठा नहीं सकती, बल्कि वह किसी सोच में डूबी हुई है। रोहित का उसके लिए गुंडों से लड़ना और उसका घायल हो जाना कनिका के सामने कई सवाल खड़े कर रहा है। वह न चाहते हुए भी रोहित के बारे में सोच रही है। उसे अजीब सा महसूस हो रहा है, जो आज से पहले उसने रोहित के लिए महसूस नहीं किया था, जबकि उसने उसे कितना भला बुरा कहा था, उसके बारे में गलत कहा था, लेकिन रोहित ने उसे पलटकर जवाब तक नहीं दिया। अगर वह चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, उसके बिना मर्जी के उसे हासिल कर सकता था, लेकिन उसने तो उसे गलत नजर से देखा तक नहीं। आखिर उसका कसूर ही क्या है? उसने तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। आज जिस तरह से मेरी आत्मरक्षा के लिए वह गुंडों से भिड़ गया, बिना कुछ सोचे समझे, जहां बड़े अच्छे हिम्मत तक नहीं जुटा पाते। कनिका अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था वह क्या सोचने लगी है और क्यों, जबकि वह तो रोहित से नफरत करती है, वह उसे कतई पसंद नहीं करती। लेकिन आज जिस तरह से रोहित ने उसकी सुरक्षा के लिए कदम उठाया, वो एक चाहने वाला ही कर सकता है। तभी बस का हॉर्न बजने से कनिका का ध्यान टूटता है तो बस स्टॉप पर रुकती है। रोहित की भी आंख खुल जाती है। वह देखता है कि उसका सर कनिका के कंधे पर है तो वह हड़बड़ा जाता है कि कहीं कनिका गुस्सा न हो जाए, लेकिन वह देखता है कनिका के चेहरे पर गुस्सा नहीं होता बल्कि वह सामान्य होती है। बस से यात्री उतरने लगते हैं। कनिका भी खड़ी होती है और बैग निकालने लगती है। तभी एक यात्री के बैग का धक्का लगने से कनिका गिरने लगती है, मगर रोहित उसे संभाल लेता है। कनिका सकुचाने लगती है, फिर रोहित उसे ठीक से खड़ा होने में मदद करता है। कनिका उसे नजरें नहीं मिला पाती और एक बैग लेते हुए आगे निकल जाती है। रोहित को अजीब लगता है, इतना कुछ होने के बाद भी उसने एक शब्द तक नहीं कहा। फिर भी वह बस से उतरने लगता है। शाम हो रही थी। बस स्टैंड में ऑटो वाले सवारी को बुला रहे थे। कोई अपनी तरफ खींच रहे थे तो कुछ ऑटो वाले सवारी को लेकर जा रहे थे। अम्मा को इन सब के बारे में मत बताना, नहीं तो वो परेशान होने लगेंगी और बेकार में बातें बनेगी। रोहित एक हाथ में बैग ले कनिका से कहता है। वह ऑटो स्टैंड की तरफ जा रहा है। अगर पूछेंगी तो क्या कहेंगे, तो कनिका भी बैग लिए हुए पूछती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। बोल देना कि बस में लड़खड़ा कर गिर गए थे और इसीलिए थोड़ी सी चोट लग गई। रोहित आगे चलते हुए कहता है और एक ऑटो वाले को बुलाने लगता है। ऑटो वाले भैया यहाँ आओ। एक ऑटो उसकी तरफ आता है। कनिका सकुचाई हुई, उसे कहीं ना कहीं खेद है कि रोहित के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार वह स्वयं है। रात हो चुकी थी। अम्मा दरवाजा खोलती है तो सामने रोहित और बहू खड़े हैं। रोहित को चोट लगा हुआ देखकर वह घबरा जाती है। हे भगवान, ये तुमको चोट कैसे लगी है? क्या हुआ था तुम्हें? कहाँ से लगा इतना चोट? अम्मा घबराते हुए पूछती है। कुछ नहीं अम्मा, तुम घबराओ मत, वो चलती बस में गिर पड़े थे, इसलिए थोड़ी सी चोट लग गई। तो रोहित उन्हें समझाते हुए बताता है, तुम अपना ध्यान नहीं रखते हो, कहा था ना तुमको आराम से चला करो, लेकिन तुम हमारी सुनते नहीं हो। अम्मा परेशान होते हुए कहती है और रोहित की चोट को देखने लगती है। उन्हें रोना आ जाता है। अम्मा अब शांत भी हो जाइए, सब ठीक है, मैंने दवा लगा ली है, ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करिए। रोहित अम्मा को बहलाते हुए कहता है तो कनिका सकुचाई हुई खड़ी है। हेमंत की अम्मा, तुम उन्हें अंदर तो आने दो, फिर बाद में भरत मिलाप कर लेना। अंदर से पिताजी की आवाज आती है तो अम्मा जी जल्दी से अपने आंसू पोंछती है। आओ अंदर आओ बहू, हम कभी कभी बौखला जाते हैं,
अंदर आओ, अम्मा जी सिसकते हुए कहती है। तो रोहित और कनिका दोनों घर के अंदर आते हैं। अम्मा जी अभी भी रो रही है। फिर रोहित और कनिका अम्मा जी के पैर छूते हैं। खुश रहो, भगवान तुम्हें हमारी भी उम्र दे दे, अम्मा जी आशीर्वाद देते हुए कहती है। तो रोहित मुस्कुरा देता है। फिर दोनों पिताजी के पैर छूने लगते हैं। हमेशा खुश रहो, फलो फूलो, पिताजी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं। आधी रात हो चुकी थी। कनिका गहरी नींद में सो रही है। तभी उसे किसी के दर्द से कराने की आवाज सुनाई देती है। तो वह देखती है रोहित जगा हुआ है और वह दर्द से करा रहा है। उसे पीड़ा हो रही है। कुछ चाहिए है आपको? दर्द हो रहा है क्या? कनिका रोहित से पूछती है। नहीं, तुम सो जाओ। तो रोहित जवाब में धीरे से कहता है और दूसरी तरफ मुंह कर लेता है, जबकि उसका पैर दर्द कर रहा होता है। मम्मी जी को बुलाऊं क्या? कनिका पूछती है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, उन्हें परेशान मत करो और तुम भी सो जाओ, रोहित टोकते हुए कहता है, जबकि उसे दर्द हो रहा था, लेकिन वह अपनी वजह से किसी और को तकलीफ नहीं देना चाहता। कनिका को बुरा लग रहा था। वह जानती है रोहित के पैर में दर्द हो रहा है। वह उसके लिए कुछ करना भी चाहती है, लेकिन उसकी रोहित से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। रोहित करवट बदलता है जैसे उसे नींद ना आ रही हो। अगले दिन सुबह रसोई घर की खिड़की के पास चिड़िया बैठी हुई दाना चुग रही है। कनिका खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और वह जल्दी जल्दी सब्जी काट रही थी। तभी बाहर से आवाज आती है, हेमंत आ गया, हेमंत आ गया। तो कनिका भी बाहर की तरफ जाती है। हेमंत रोहित का छोटा भाई है। वह मम्मी पापा के पैर छू रहा है। बहू, ये हमारा छोटा बेटा हेमंत है, शादी में नहीं आ पाया था, तब इसके कॉलेज की परीक्षाएं हो रही थी, अम्मा जी कनिका को बताते हुए कहती है। तो हेमंत उत्साह से भर जाता है। भाभी जी कैसे हो आप? आपको देखकर तो लगता ही नहीं कि आपकी नई नई शादी हुई है, थोड़ा मुस्कुराइए तो। अरे मुस्कुराइए तो, ये हुई ना बात। हाँ अब बढ़िया है, रोहित कनिका के पैर छूते हुए कहता है। तो कनिका सकुचाते हुए मुस्कुरा देती है। तो साथ में अम्मा जी बापू जी भी मुस्कुरा देते हैं। बहू, अब देखना पूरा घर खिलखिला उठेगा, इसके रहने से कोई उदास नहीं होता, सबको हंसाता रहता है, अम्मा जी बताते हुए कहती है। तो अम्मा, क्या जिंदगी रोने के लिए मिली है? जब तक जिंदगी है तो हंसते मुस्कुराते रहो और खुशियां फैलाते रहो। तो रोहित उत्साहवश कहता है। और कैसा है हेमंत, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? पीछे से रोहित आते हुए पूछता है। तो हेमंत का चेहरा और खिल जाता है। नहीं भैया, कोई तकलीफ नहीं हुई। आपकी शॉप कैसी चल रही है? हेमंत बड़े भाई के पैर छूते हुए कहता है। अच्छी ही चल रही है, रोहित जवाब में कहता है। कनिका चुपचाप खड़ी हुई होती है। तभी हेमंत की नजर उन पर पड़ती है। भाभी जी, लगता है आप शर्मीली टाइप की है, इस घर में किसी को भी चुपचाप रहने की आजादी नहीं है, तो आप बिल्कुल भी संकोच मत करिए, खुलकर रहिए और आपको जो अच्छा लगे वही करिए। आपको इस घर में अपनी मर्जी से जीने की पूरी आजादी है और रिलैक्स रहने की, हेमंत भाभी को बहलाते हुए कहता है। तो अम्मा बापूजी होले से हंस देते हैं। तो रोहित कनिका को अजीब नजर से देखता है। तो वह शर्मा कर रसोई घर की तरफ चली जाती है। आसमान में सफेद कबूतर उड़ते हुए कहीं जा रहे हैं। कनिका छत पर कपड़े सुखाने के लिए डोरी डाल रही है। वह पहले कपड़े को निचोड़कर पानी निकालती है और फिर जोर से झटकते हुए फैला देती है। तभी उसका मोबाइल बजता है। तो वह देखती है घर से फोन आ रहा है। पहले तो वह फोन उठाना नहीं चाहती, फिर कुछ सोचते हुए कॉल रिसीव करती है। दीदी, दीदी आप कैसी हो? आपने तो हमसे बात करना ही छोड़ दिया, क्या हमसे कोई गलती हो गई जो आप इतना गुस्सा हो? अम्मा से भी नहीं बात करते हो? मोबाइल के दूसरी तरफ से मानसी की आवाज आती है। नहीं मानसी, ऐसी कोई बात नहीं है, तू नहीं जानती मेरे साथ क्या हुआ है। तो कनिका उदास होते हुए कहती है, बताओ ना दीदी, आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ है जो आप इतनी जल्दी बदल गई हो? आप पहले तो ऐसे नहीं थे, अम्मा भी आपको याद करके बहुत रोया करती है, हमें कोई कुछ नहीं बता रहा, कम से कम आप तो बताइए। तो मानसी फोन पर उदासी से पूछती है। तो कनिका खामोश हो जाती है, जैसे उसके पास कहने के लिए कुछ न हो और जो बताया जा सकता है वो बता नहीं सकती, नहीं तो वह भी अम्मा जी बापूजी से नफरत करने लगेगी। मानसी उसके जवाब का इंतजार कर रही है।
बहू बहू देखो मेहमान आए हुए हैं। नीचे से अम्मा जी पुकारती है तो कनिका का ध्यान टूटता है। मानसी, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी मम्मी जी बुला रही है। कनिका हड़बड़ाते हुए फोन पर कहती है और नीचे की तरफ जाने लगती है। हॉल में 4 औरतें बैठी हुई गपशप कर रही हैं। तभी कनिका चाय की ट्रे लेकर आती है और उन सभी को चाय देती है। फिर उन्हीं के बीच में बैठ जाती है। सभी औरतें उसे देख रही हैं। इतने सुंदर होकर भी कोई फायदा नहीं है, बेचारी के साथ बड़ा अपराध हुआ है ना। एक औरत कनिका को देखते हुए कहती है, अरे बहना, ये तुम क्या कह रही हो? क्या अपराध हुआ है बहुरिया के साथ में? तो दूसरी औरत पूछती है। तो कनिका आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगती है। अब तुम दोनों अपनी आंखों से ही देख लो, भगवान ने कितना अन्याय किया है इसके साथ में। इतनी सुंदर संस्कारी होकर भी पति तो लंगड़ा लूला ही मिला है। अब ये अन्याय नहीं तो क्या है? वह औरत मुंह पिचकाते हुए कहती है। तो बाकी औरतें भी सहमति जताती है। तुम सही कह रही हो। अगर लड़की गरीब परिवार से हो तो उसे किसी के साथ भी बांध दिया जाता है। अब मुझे ही देख लो, कहाँ मैं इतनी गोरी चिट्टी और कहाँ मेरा कल्लू मर्द। हाँ, एक औरत बोल पड़ती है तो दूसरी औरत हंस पड़ती है। कनिका को बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन उसे उनकी बातें सच भी लग रही है। अगर वह गरीब घर से नहीं होती तो उसकी शादी कभी रोहित से नहीं होती। तुम्हारी तो बात ही अलग थी, तब जमाना दूसरा था, लेकिन ये तो आजकल की मोबाइल चलाने वाली लड़की है। बेचारी की जरूर कोई मजबूरी रही होगी, नहीं तो कोई जानबूझकर थोड़ी ना किसी अपाहिज आदमी से ब्याह कर लेता है। तो वह औरत आगे बोल पड़ती है। तो तब तक कनिका की सासू माँ बाहर से आ जाती है। शारदा बहन, क्या पट्टी पढ़ा रही हो हमारी बहू को? जरा हमको भी तो बताओ, अम्मा जी आते हुए पूछती है। वो मजाक कर रही होती है। नहीं बहन नहीं, अब ये पाप हमारे सर पर मत लगाओ, हम तो तुम्हारी बहू की प्रशंसा कर रहे थे। उषा बहन ने बहू बड़ी सुंदर और सुशील ढूंढी है। तो वह औरत बड़ी चालाकी से बात बनाते हुए कहती है। तो बाकी औरतों की हंसी छूट जाती है, जबकि कनिका को बहुत अजीब लग रहा है। ये सब तो माता रानी की कृपा से हो पाया है। अब माता रानी से एक और प्रार्थना है कि बहू हमें पोते का मुंह दिखा दे। अम्मा जी उत्सुकतावश कहती है और उन्हीं के बीच में बैठ जाती है। तो उनकी सहेलियां हंसने लगती है, जबकि कनिका को ये सब रास नहीं आ रहा होता है। उसे उन औरतों की बातें बुरी लग रही थी। वह अंदर से रिझाने लगती है और उसका मन करता है वह उठकर वहां से चली जाए। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।